ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या देखे थे हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप से स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते थे। अब कोई ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप से बन नहीं पा रहा, नहीं दिख रहा, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं समझ पा रहा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से प्लांट का, जैसे कुछ करो एरोप्लेन में जा रहे हैं और नीचे में फ्लड्स, बाढ़ आया हुआ पूरा एरिया में ऐसा कुछ दिखना, तो वो बड़ा इमेज देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। आगे चल के हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप देखेंगे, जिससे और ज़्यादा दूर का इमेज को देखेंगे। आ रही बात समझ में? बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्मॉल ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज देखते हैं। जनरली कोई हाउसेस है, प्लांट्स है, कुछ एरियाज है, इसका इमेज भी बड़ा इमेज करके दिखता है यहाँ से, किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो डिफिनेशन में आप बस ये लिख सकते हो। हाँ, एक और ख़ास बात, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा बोल सकते हो कि सर 100 टाइम्स ग्रेटर देन, 100 गुना बड़ा इमेज भी बना सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक अच्छा क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म्स 100 टाइम्स ग्रेटर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का 100 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज बना दिया। अब सोच लो, अगर कोई बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप से, काफ़ी स्मॉल है, अब उसका 100 टाइम्स इमेज बड़ा बन जाए तो डेफिनेटली हम लोग उसको देख पाएंगे। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये मतलब है। लिखो, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see magnified image of small object। ठीक है, मेनली हमको कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और मैग्नीफाइंग पावर करना। लिखिए कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिख सकते हो ए गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म्स 100 टाइम्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ लिख सकते हो ए गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म 100 टाइम्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक अच्छा क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा इमेज बना सकता है ऑब्जेक्ट का, 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा इमेज बना सकता है। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था कंस्ट्रक्शन में, चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन में एक कॉन्वेक्स लेंस था, अभी यहाँ दो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, दो कॉन्वेक्स लेंस है। लिखते हैं, समझते हैं। लिखिए कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ 2 convex lens which are arranged at the two end of a स्लाइडिंग मेटल ट्यूब। एक मेटल ट्यूब में स्लाइड करवाते हैं और स्लाइडिंग मेटल ट्यूब के दोनों एंड में, दोनों किनारे में 2 कॉन्वेक्स लेंस होता है। अभी डायग्राम में ये बात क्लियर होगा। ठीक है, द लेंस विच इज कैप्ट नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड objective, and which lens kept near the eye
इट्स कॉल्ड आईपीस। देखिए, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो लेंस आंख के पास होता है उसको आईपीस बोलते हैं। और यहाँ पर दो लेंस का बात हुआ, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। डैट मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस हो गया, दो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कौन कौन सा लेंस हुआ? एक हुआ ऑब्जेक्टिव, एक हुआ आईपीस। जो ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे वो ऑब्जेक्टिव होगा, और जो आईपीस के सामने रखेंगे वो क्या होगा? आंख के सामने रखेंगे उसको आईपीस बोलेंगे। जहाँ से देखेंगे आंख के सामने आईपीस और ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्टिव। अभी डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है ना। बट क्या बता रहे हैं? दो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कैसे है, अरेंज कैसे है? टू एंड ऑफ अ स्लाइडिंग मेटल ट्यूब। मेटल ट्यूब है, मेटल के ट्यूब में दो किनारे, उसको स्लाइड करवा सकते हैं, घसका सकते हैं, लेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस आईपीस से बड़ा होगा। मतलब दो लेंस बनाएंगे ना, तो जो आईपीस का लेंस होगा ऑब्जेक्टिव से बड़ा होगा, ठीक है। लिखिए, नोट करिए इसको, कंस्ट्रक्शन लिखिए, लिखते चलिए कंस्ट्रक्शन। अभी डायग्राम में हम आएंगे, प्रिंसिपल में हम आते हैं। ये प्रिंसिपल हम जो लिख रहे हैं आपको तभी समझ में आएगा जब हम डायग्राम बना के समझाएंगे, इसलिए भी लिख लेना प्रिंसिपल, फिर समझते हैं साथ में। लिखो प्रिंसिपल में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑब्जेक्टिव, इट्स real and inverted image formed at other side of lens. This image act as a object. This image act as a object for eyepiece and final image formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision. The final image is virtual, erect and highly magnified. ठीक है, आपको ये 1 by 1 हम समझा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या होता, नोट कीजिए। तो प्रिंसिपल में आपको बताएं कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के सामने, तो इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनेगा? ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो अभी डायग्राम में देख लेंगे कहाँ बन रहा है। फिर बोले दिस इमेज एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। लेंस मेकर इस सब में बहुत बार पढ़े कि कोई इमेज होता है तो किसी के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो ये जो इमेज बनेगा वो आईपीस के लिए कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट का। और फाइनल इमेज बनेगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब सर नॉर्मल केस इसका नहीं होगा, एकदम होगा, पहले एक केस कर ले फिर नॉर्मल केस करेंगे। अभी 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, और वो जो फाइनल इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब जो वर्किंग हम लोग करते हैं ना,
वर्किंग और प्रिंसिपल में क्या होता है कि प्रिंसिपल में हम लोग ये बताएं कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखने से यहाँ इमेज बना है तो प्रिंसिपल हो गया, और अगर हम लोग ये बोले कि ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज बना तो वर्किंग हो गया। इसलिए आपको वर्किंग प्रिंसिपल में कंफ्यूजन नहीं करना है, हम आपको समझा देंगे डायग्राम के बाद तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि अगर हम प्रिंसिपल को याद रखते तो वर्किंग मेरा क्लियर हो जाता है, वर्किंग को रखते हैं तो प्रिंसिपल भी क्लियर होता है। ठीक है, अब डायग्राम देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हम लोग अब डायग्राम बना रहे हैं, और डायग्राम बनाने के बाद करेंगे इसका मैग्नीफाइंग पावर। देखिए, पहले तो डायग्राम आप देखेंगे, मेरे साथ नहीं बनाएंगे, जब पूरा कंप्लीट कर ले तब आप बनाएंगे, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट करने के बाद आप बनाएंगे। देखो देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन में क्या बोले हम लोग, दो कॉन्वेक्स लेंस होता है और मेटल ट्यूब के दो किनारे में होता है, दोनों कॉन्वेक्स होता है, एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक को आईपीस बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो ये एक कॉन्वेक्स लेंस हमारा है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस हमारा है ऐसे, और ये कॉन्वेक्स लेंस का हम नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव। अब आप बोलेंगे कि सर एक आईपीस भी एक दूसरा सेकंड किनारे में, अभी डायग्राम समझेंगे आप लोग हम कैसे बना रहे हैं, बाद में आप बनाएंगे अच्छे से। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, समझ लो। अब इस लेंस को हम बोल दिए ऑब्जेक्टिव, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ऑप्टिकल सेंटर O1। अब एक दूसरा लेंस है जो कहीं आईपीस है। अब ये हम अचानक बना देंगे तो हो सकता, क्योंकि बार बार हम एक वर्ड है इसमें स्लाइडिंग मेटल ट्यूब, एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों लेंस को टाइम के साथ हम लोग स्लाइड करवा सकते हैं, उसको घसका सकते हैं और स्क्रू से उसको टाइट कर सकते हैं। तो बार बार चेंज करने का पोजीशन होता है, यानी कि मेटल ट्यूब पर लेंस का पोजीशन को हम लोग बार बार बदलते हैं। तो अभी एक आईपीस हमको यहाँ बनाना है, बना रहे हैं आईपीस, बट थोड़ा ध्यान देना। अभी एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, ये जो AB ऑब्जेक्ट है ये हम लिखते हैं FO और 2FO के बीच में। सर O मीन्स क्या? O मीन्स ऑब्जेक्टिव, O मीन्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को O से लिखेंगे, आईपीस को E से, क्योंकि दो दो लेंस है। तो कहीं नीचे O लिखा हुआ तो समझ लेना सारा ऑब्जेक्टिव के लिए बात हो रहा, और E लिखा हुआ तो समझना कि आईपीस के लिए बात हो रहा है। ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को रखें सामने में, ये यहाँ से लाइट गया, आप स्केल का अच्छा यूज करेंगे, हम हाथ से डायग्राम बना रहे हैं, स्केल से अच्छे से बनाएंगे। यहाँ से गया, अब इसका ना मान लो तुम फिक्स कर लो कि सर यही इमेज बनाना, यही बनाना इमेज। हम लोग अभी बनाते ना स्केल से, तुम सोच लो कि सर यही इमेज बनाना, यहाँ कटना चाहिए इमेज बनाना। अच्छा देख लो, यहाँ से एक लाइट पास करेगा, इमेज बनेगा, ये जाके यहाँ कट रहा। अच्छा स्केल से पहले हमने मिला लिया, तय कर लिया बनाना इमेज है, तो वैसी डायग्राम वैसे बनाएंगे हम। अभी सपोज करो हमने कोई तय नहीं किया है और ये हमारा इमेज, सपोज करो यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट गया और ये इसका इमेज बन गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ स्ट्रेट कर लेगा, इमेज बन गया यहाँ। ओके, ये लगना चाहिए स्ट्रेट, ये सीधे स्ट्रेट जाना चाहिए। अगर यहाँ से लगता है तुम्हें थोड़ा बेंड हो गया है तो उसे आप अपने हिसाब से ट्राई करना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको स्केल का अच्छा यूज करना। ओके, देखिए ये, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव, इसका इमेज बन गया A डैश B डैश, बात को समझना, इमेज बन गया A डैश B डैश। तो जो ये ऑब्जेक्ट AB था, इस AB ऑब्जेक्ट का इमेज बना A डैश B डैश। ठीक है, प्रिंसिपल में मैंने लिखा था कि ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। और वर्किंग में अब कोई लिख दे यहाँ से, और वर्किंग हम लिखाने वाले नहीं, खुद आपको घर में लिखना होगा, लिख दे कि लेट ऑब्जेक्ट AB प्लेस्ड बिटवीन FO and 2FO in front of lens objective, let its real and inverted image formed A dash B dash, real and inverted image A dash B dash formed on the other side of lens। मतलब जो प्रिंसिपल का लाइन था ना, उसी प्रिंसिपल का लाइन में क्या हो रहा है उसको मेंशन कर दो, तो वो वर्किंग हो गया। आगे भी उसमें करेंगे। देखो ये इसका बन गया इमेज A डैश B डैश।
एक्चुअल में जो ये इमेज बनता है ना, ये जो इमेज बनता है वो इमेज उधर आईपीस का फोकल लेंथ के बीच में बनता है। आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा, यानी कि जो सेकंड लेंस है ना वो आईपीस यहाँ बगल में है, वो ऑब्जेक्टिव से बड़ा है, मतलब यहाँ सेकंड लेंस है, ये आईपीस है। हमने बना दिया आईपीस, ये आईपीस है। मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर O2, अब ये लेंस है तो इसका फोकस होगा ना। मान लो इसका फोकस यहाँ FE, E फॉर आईपीस, मैंने बोला E फॉर आईपीस, O फॉर ऑब्जेक्टिव। अब ये AB था ऑब्जेक्ट के सामने, देखो इस डिस्टेंस को बोलते हैं UO। O मीन्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस यहाँ बोल देंगे VO। क्या बोल देंगे? बोलेंगे सर ये वाला डिस्टेंस हो गया VO। क्यों VO हो गया यहाँ से यहाँ तक? क्योंकि इमेज बना, कहाँ बना? A' पर, तो V लिखते थे बट O दिए क्योंकि किससे बना? ऑब्जेक्टिव से बना, ऑब्जेक्टिव से बना, इसलिए वहाँ क्या दे दिए? O दे दिए। क्लियर है ना? फिर देखो ये बन गया FE। अब बताओ, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा, यहाँ से लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। देखो अभी ऐसे मैंने बनाया ना, चला गया इधर से, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सब ध्यान रखना। ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास किया, यहाँ से जाएगा, पास करेगा। एक्चुअल में मेरा आँख यहाँ होगा, आई मेरा यहाँ होगा, इस पोजीशन में आई होगा, देखो वहाँ आँख होगा। तो हम जो देखेंगे प्रैक्टिकल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मेरा आँख से जो पहला लाइट, आँख से लाइट तो जाता नहीं है बट रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट जाएगा वो यहाँ होगा, इस पोजीशन पर होगा। मतलब हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके कोई इस तरह से दे रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये रे ऑफ लाइट वर्चुअली बेंड करेगा और बेंड करके दोनों मिलेगा। अब है क्या, इमेज कहाँ बनाना? 25 सेंटीमीटर पर। कहाँ बनाना? अब मान लो कि तुम इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 25 से ज़्यादा है, 25 से, तो फाइनल इमेज इन दोनों के बीच में ही कहीं बनेगा। और अगर हम क्या किए कि ट्यूब को घसका करके, स्लाइडिंग मेटल ट्यूब का हम बात कर रहे थे, ट्यूब को घसका करके डिस्टेंस कर दिया 20 सेंटीमीटर, नहीं इमेज 25 पर ही बनेगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा? इसके बाद बन जाएगा कहीं। तो कहीं कहीं बुक्स में तुम देखना तो इमेज को यहाँ बनाया, फाइनल इमेज यहाँ, और कहीं कहीं देखोगे तो फाइनल इमेज को इन दोनों के बीच में बना दिया। इसलिए आपको वो टेंशन नहीं लेना है। मतलब स्लाइडिंग मेटल ट्यूब, इन दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, आ रहा बात समझ में? उस डिस्टेंस कितना है वो प्रैक्टिकल में डिपेंड करता है। इसलिए आपका इमेज इनके बीच में भी बन सकता है। अगर आपने इन दोनों का गैप अच्छा खासा लिया तो यहाँ बना दो, और गैप कम लिया तो आप इधर बना दो, क्योंकि बनेगा 25 सेंटीमीटर पर। अब मान लो कि हमें बनाना इमेज सर यहाँ से ऐसे, इसको ये तो एकदम स्ट्रेट जाएगा, वर्चुअली पीछे का तरफ बेंड किया, ठीक है। यहाँ से सर इमेज बनाना, और ये यहाँ से जो पीछे जाएगा बनेगा। मिल ही नहीं रहा सर, अब क्या करें? मिल नहीं रहा, यहाँ मिल रहा, तो यहाँ इमेज बनाए, बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है ना कि मिल, हो सकता है यहाँ भी नहीं मिले किसी का, तो क्या करेंगे? कितना बड़ा पेज लाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको मिलाना है। कैसे मिला देंगे सर? नहीं मिल रहा तो देखो कैसे मिलाना। बहुत लोग का इसमें प्रॉब्लम होता है, उसका मिलता नहीं इमेज तो उसका प्रॉब्लम होता है, कैसे मिला है, कहाँ मिला है, मेरा डायग्राम रॉन्ग हो गया। नहीं, रॉन्ग नहीं, देखो इसको मैंने किया वर्चुअली बेंड। अब 25 सेंट यहाँ बनाना इमेज हमें, सोच लो, मान लो यहाँ बनाना हमें इमेज, इस पॉइंट पे इमेज बनाना, इन दोनों के बीच ही हम इमेज बनाना चाहते हैं, हम इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर इमेज बनाना चाहते हैं। ये जो लाइट आ रहा सर, वो लाइट ना आने के बाद यहाँ मिल नहीं रहा। अरे तो एक ही लाइट जाएगा वहाँ, ये तो दिखाते ना डायग्राम में, एक लाइट जा रहा, नंबर ऑफ लाइट जा रहा, मतलब पूरा लेंस से लाइट जा रहा। अगर ऐसा होता कि यहाँ से मिलाते हैं और यहाँ से मिलाते तो शायद ये मिल जाता, तो कोई बात नहीं ना, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से निकाल के और उसको इधर बेंड कर दो ना, ऐसे जाएगा। और अगर वहाँ से आकर के मिलता है तो ठीक है, वहीं से मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल गया।
बट इमेज तो बनाना हमें डायग्राम में। तो ये नहीं कि मिल ही नहीं रहा सर, नहीं मिल रहा ना तो एक अनदर रे ऑफ लाइट पास कराओ वहाँ से। ये लाखों करोड़ों रे ऑफ लाइट पास हो रहा, कोई एक दो लाइट नहीं है, बस समझने के लिए हम लोग एक दो रे ऑफ लाइट खींचते हैं। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कि जो एंड से जाएगा वही मिलेगा, जो कहीं से भी जाएगा वो मिल सकता है। वो जितने लोग डायग्राम बनाएंगे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पॉइंट से मिलेगा। अब हमने कंफर्म कर लिया था कि हम यही इमेज बनाएंगे सर, मतलब मेरा इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस काफ़ी है, 25 सेंटीमीटर बीच में आ रहा है, हम बनाएंगे। यहाँ इमेज बन गया, ये इमेज बन गया A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, मतलब इस AB का क्या बना A डैश B डैश, और A डैश B डैश का क्या बना A डबल डैश B डबल डैश। ये ऑब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देखो ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस UE, उसका इमेज बना ये डिस्टेंस BE, और ये BE हमारा D का इक्वल है। V हमारा किसका इक्वल है, D का इक्वल है। ये जो इमेज डिस्टेंस BE है ये हमारा D का इक्वल है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का इक्वल है। सर अल्फा बीटा भी दिखाइए कहाँ बन रहा, क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन है। अब तुमको वर्किंग वाला बात समझा देते हैं। प्रिंसिपल जो लिखे थे ना, वर्किंग देखो कैसे हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन FO and 2FO इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑब्जेक्टिव, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज A डैश B डैश फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। हम लिखवाए थे वहाँ कि दिस इमेज एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, बोले थे ना, तो लिखेंगे द इमेज A डैश B डैश एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड इट्स फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बस नाम लगा देंगे, AB था A डैश B डैश हुआ, A डैश B डैश था A डबल डैश B डबल डैश हुआ, तो ये वर्किंग हो गया। और अगर बोल दे कि यहाँ रखने से ऐसे होता है, वहाँ रखने से ऐसे होता, तो प्रिंसिपल होता। बहुत बार आप ऐसे समझ लो, आपको लोग समझाने वाले बहुत मिल जाते हैं, ऐसा करो ना, ऐसा करने से ऐसे हो जाएगा, मतलब उन्हें प्रिंसिपल दे दिया उन्होंने, वो अपने किए या नहीं किया। आप उसको करोगे तो प्रैक्टिकल आपका वर्किंग हो गया। तो इसमें वर्किंग और प्रिंसिपल का ये बात है। अब यहाँ अल्फा बीटा कहाँ है सर, जरा देख लेते हैं। बीटा तो दिख रहा सर, यहाँ बीटा होना चाहिए, बीटा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इमेज से एंगल बन रहा है, इमेज से। तो अल्फा कहाँ बनाया नहीं समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, यहाँ से वहाँ का एंगल कैसे बनेगा, प्रॉब्लम लग रहा है कैसे बनेगा। देखो अगर आप डायग्राम में A डबल डैश B डबल डैश को यहाँ बना देते तो अल्फा आप नहीं दिखा पाते हैं। फिर पूरा वर्किंग में आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि अल्फा हमको खुद से मानना है कि ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है, लेकिन हम यहाँ बनाए ना तो आपको अल्फा हम दिखा देते कहाँ है, और मानना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकली आप मैथमेटिकली करेंगे और हो जाएगा। देखो कैसे, सपोज करो ये रे ऑफ लाइट आगे वर्चुअली बेंड कर गया, ऐसे करेगा ना लेंस से, और ये वाला ऊपर में चला गया ऐसे, इसका नाम P दे दिए। PA डबल डैश किसका इक्वल हो गया, AB का, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में था ना। PA डबल डैश किसका इक्वल हो गया, AB का, और यहाँ से ये लाइट बेंड करके इसके प्रिंसिपल एक्सिस में जाता है, और ये लाइट यहाँ से ये बेंड करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस में मिलेगा, और ये एंगल होगा अल्फा। क्या एंगल होगा, अल्फा, और वो एंगल हो गया बीटा। ठीक है, तो मैग्नी इसका जो डायग्राम है, ये और स्केल से तुम स्ट्रेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे एकदम सीधे जाएगा, ये समझ में आ रहा बात ना। ये और कर सकते हो, छोटा एंगल बनेगा, उसका स्ट्रेट कर सकते हो। अगर ज़्यादा लग रहा है तुमको कर्व जैसा, तो देखो यहाँ पर तुम इसको स्ट्रेट कर सकते हो, एकदम स्ट्रेट कर दो, कोई बात नहीं, जे स्ट्रेट कर दो, यहाँ मिलेगा जा करके, और वो एंगल हो जाएगा अल्फा। तो ये अल्फा और ये बीटा, और यही मैग्नीफाइंग पावर का रेशियो है। तो मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन वही होगा जो मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन हम लोग कहाँ किए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसके पहले वाले लेक्चर में जो किए थे। तो यहाँ भी आप डिफिनेशन वही लिखना, बट मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, बोलो, मैग्नीफाइंग पावर हो गया बीटा बाई अल्फा, और बीटा किसका इक्वल हो गया, टेन बीटा, बीटा हो गया टेन बीटा, वो टेन बीटा का, और अल्फा क्या हो गया,
दैट मीन्स जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बीटा बाई अल्फा हुआ। आ रही बात समझ में? बीटा बाई अल्फा मैग्नीफाइंग पावर, मतलब मैंने यहाँ लिखता हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर हो गया बीटा बाई अल्फा, और वो 10 बीटा जो है वो नियरली इक्वल टू किसका हुआ? 10 बीटा का, और जो अल्फा है वो नियरली इक्वल टू क्या हो गया? 10 अल्फा का। देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 10 बीटा, रुक जाइएगा 1 मिनट, 10 बीटा बाई 10 अल्फा, 10 बीटा बाई, अभी डायग्राम आपको बनाना 1 मिनट जरा सा। पहले तो क्या करना कि मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन लिख लेना, और मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन के बाद डायग्राम के बाद देखो, मैग्नीफाइंग पावर डिफिनेशन के बाद तुम्हारा क्या हुआ? बीटा बाई अल्फा, बीटा किसका इक्वल हुआ? 10 बीटा का, अल्फा किसका इक्वल हुआ? 10 अल्फा का। तुम डायग्राम से हमको 10 बीटा और 10 अल्फा बता दो, फिर आप पूरा डायग्राम बना करके नोट करना, फिर हम बात करेंगे। ये जो लाइट है ना, देखो ये जो लाइट है, ये क्या हो रहा है? ये लाइट वर्चुअली बेंड कर रहा, मतलब यहाँ से नंबर ऑफ लाइट जा सकता है इधर, बट हम उसी एंगल को कंसीडर करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाके मिले। मतलब यहाँ से जो लाइट है ना वो ऑप्टिकल सेंटर में जा रहा है, इसके ऑप्टिकल सेंटर में जो लाइट जा रहा, समझना बात को, कहाँ जा रहा वो? ऑप्टिकल सेंटर में वो लाइट जा रहा। ऐसे तो लाइट बहुत गया, सपोज करो इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब जो गया ना ऑप्टिकल सेंटर में उसको हम लोग कंसीडर कर लिया अल्फा, ठीक है, और ये हमारा बीटा हो गया। नहीं, लाइट बेंड करेगा मतलब क्या? लाइट तो पूरा बेंड कर गया यहाँ पर। ये देखिए, आप पावर ऑफ लेंस पढ़े ना, तब तो जो लाइट गया वो तो पूरा बेंड कर गया, पूरा बेंड कर गया, ये पूरा डाउन चला गया। तो बेंड तो लाइट करता ही करता है, हाँ कुछ सीधे निकल जाएगा, कुछ एंगल से डेविएशन होगा, जो डेल का एंगल हमने पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ रे ऑफ लाइट जाकर के वहाँ तो जरूर मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर सेकेंड लेंस का, ठीक है। और एक और समझ लो, ऐसा हम लोग कंसिडरेशन करते हैं कि अल्फा बीटा का एंगल हमको पता चल जाए। क्यों? क्योंकि ए बी किसका इक्वल है? तो पी ए डबल डैश का इक्वल है, और इसलिए ए बी के रिस्पेक्ट में वो एंगल अल्फा हम बना रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए वो एंगल हम अल्फा बना रहे हैं। आ रहा बात समझ में? नोट करो, डायग्राम बना के इतना नोट करो। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 10 बीटा बाई 10 अल्फा। अब देखो इस डायग्राम में 10 बीटा और 10 अल्फा आपको डायग्राम देख करके फाइंड करना है, समझ लो। बताओ 10 बीटा का वैल्यू बताओ। मैग्नीफाइंग पावर में 10 बीटा, डायग्राम देखो डायग्राम में 10 बीटा, P बाई बी, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डबल डैश O2, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डबल डैश O2। अल्फा का बोलो, 10 अल्फा का। अल्फा देख लो कहाँ है अल्फा यहाँ है ना, समझ गया ना बीटा का। अल्फा का देखो, अल्फा के लिए क्या है? पी ए डबल डैश, क्या है? पी ए डबल डैश और बाई ए डबल डैश O2, पी बाई बी होगा ना, तो पी ए डबल डैश बाई ए डबल डैश O2, ए डबल डैश O2, ए डबल डैश O2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बताना? ए डबल डैश O2, ए डबल डैश O2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया मैग्नीफाइंग पावर का? इधर आते हैं, देखो इधर जगह है, थोड़ा इधर ध्यान देते हैं, बोलो इस पॉइंट से क्या बच गया? ए डबल डैश बी डबल डैश बाई क्या हो गया? पी ए डबल डैश या ए डबल डैश पी, जो बोलोगे सर पी ए डबल डैश किसका इक्वल है? देखो तो किसका इक्वल है? ए बी का। तो हम लोग क्या लिख देंगे? देखो मैग्नीफाइंग पावर में लिखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, और ब्रैकेट में लिख देंगे पी ए डबल डैश बराबर क्या है? ए बी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ गया समझो, पहले लिखना तो बाद में। एक प्रॉब्लम क्या आ गया समझो। प्रॉब्लम सर ये आ गया ना कि हम लोग जानते हैं कि जिसका इमेज है उसी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर एक सिचुएशन डिफरेंट आ गया। जिसका इमेज है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ कुछ और क्या बात आ गया? देखो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है, बट ए डबल डैश बी डबल डैश किसका इमेज है? ए डबल डैश बी डबल डैश किसका इमेज है? ए डैश बी डैश का, लेकिन बाई में कौन है? ए बी है।
और ए बी का इमेज कौन है? ए बी का इमेज कौन है? ए डबल डैश बी डबल, मतलब जिसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है, तो बाई में कौन आ रहा है मेरा? ए बी, मतलब ओवरऑल ए डैश बी डैश यहाँ से गायब दिख रहा, मेरा डेरिवेशन में ए डैश बी डैश कहीं दिख नहीं रहा। और जिसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो देखो क्या करते हैं इसमें, हम लोग क्या करते हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करते हैं और ए डैश बी डैश से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा बोलो मैग्नीफाइंग पावर में? ए डबल डैश बी डबल डैश बाई कर देते हैं ए डैश बी डैश और इनटू कर देते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी। देखो तो अब सही हो गया, क्या सही हो गया? देखो पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ए डबल डैश बी डबल डैश के नीचे ए डैश बी डैश ऐसे और ऐसे, मतलब इसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट, ये इमेज ऑब्जेक्ट, तो ये किसका इमेज और ऑब्जेक्ट है? आईपीस का। किसका है? तो इसके बदले ना हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि मैग्निफिकेशन एम ई, मैग्निफिकेशन एम ई, आईपीस का मैग्निफिकेशन इनटू मैग्निफिकेशन एम ओ, इसको कोई इक्वेशन कर देंगे 3, मतलब एम ई का मैग्निफिकेशन इंटू एम ओ का मैग्निफिकेशन। अब क्या करना हमको एम ई और एम ओ का वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू को निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करना है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। लिखिए, नोट करिए इतना जल्दी, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। लिखिए, देखिए तो यहाँ हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू एम ई और एम ओ का इक्वेशन थर्ड में रखना है। अच्छा, हमने इक्वेशन थर्ड दे दिया, एक्चुअल में 1 2 का है नहीं, तो आप लोग इसको 1 ही दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बात करते हैं समझिएगा, थोड़ा जगह बनाते हैं इधर, ठीक है? देखिएगा एम ओ निकालना, एम ओ। अच्छा, एम ओ तो सिंपल निकल गया सर, ये ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का। किसका है? ऑब्जेक्टिव का। थोड़ा ध्यान देना इधर, ऑब्जेक्टिव का। तो क्या होगा? एम इजिकल टू वी बाई यू, वी बाई यू होगा ना, वी ओ बाई यू ओ माइनस यू ओ। क्यों माइनस यू? देख लो सामने यू ओ इधर है, इसका वी ओ कहाँ बना? उधर है, होगा ना, वी ओ बाई क्या हो गया? यू ओ। क्लियर है ना? फिर देखो एमओ निकल गया, एमओ का टेंशन नहीं, एमओ निकल गया। कैसे निकला? किस फॉर्मूला से? एम इज इक्वल टू H2 बाई H1 इज इक्वल टू वी बाई यू। तो H2 बाई H1 तो यहीं से मिल गया था, तो उसके प्लेस में वी बाई यू, वी ओ बाई यू ओ, यू हमारा माइनस यू हो गया क्योंकि सामने था, और यू ओ क्या था? प्लस हो गया क्योंकि इधर था। इसको कोई इक्वेशन कर देते हैं, चलो मान लो 2 करते हैं। एम ई क्या होगा बोलना? तो वी ई माइनस वी ई और माइनस यू ई। देखो तो सही लिख रहे हैं, क्यों माइनस? देखो सामने है, यहां ऑब्जेक्ट रखें, इमेज भी उधर बना, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट सामने है इमेज भी उसी साइड बन रहा। ऐसा नहीं बन रहा ना कि इमेज ऑब्जेक्ट दूसरे साइड बन रहा, ऑब्जेक्ट सामने है, इमेज भी सेम साइड में बन रहा। इसलिए माइनस वी ई बाई माइनस यू ई, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और एम ई इज इक्वल टू तुम बोल सकते हो वी ई बाई यू ई, या तुम बोल सकते हो डी बाई यू ई। नहीं बोल सकते हो डी ई, क्यों बोल सकते हो? मालूम है ना, वी किसका इक्वल है बताओ? वी किसका इक्वल है? डी का। तुम्हारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब एक बात बताना, एग्री करना इससे, मैं बोलता हूँ आईपीस एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सही बात बोल रहे हैं? आईपीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे? आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा कैसे काम कर रहा? देख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप था ना कि जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर इमेज बनेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, सेम साइड में बनेगा। देख लो, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना, और कहाँ बनेगा इमेज? तो 25 सेंटीमीटर पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना, यहाँ 25 सेंटीमीटर पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, वहीं पर हमारा इमेज बना है ना। देखिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई वी ई आईपीस के लिए, ध्यान देना, फॉर आईपीस के लिए, फॉर आईपीस, देखो आईपीस 1 बाई वी ई, ये डी है, डी
1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। समझना, देखो तुम डायरेक्ट यहां लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो डायरेक्ट मालूम है? मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या था? 1+D/F था। तो तुम बोल सकते हो कि ME = 1+FE/D। क्यों? क्योंकि आईपीस कैसा काम कर रहा है? आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है। तो देखो क्या होगा, अब इसमें 1/ क्या हो गया? -D, 1/-UE बराबर 1/FE। समझ रहे हैं ना क्यों माइनस हुआ? साइन कन्वेंशन से। बोलो क्या हो गया? बोलो -1/D प्लस 1/UE बराबर 1/FE। मल्टीप्लाई करो बोथ साइड बाय D, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय D। क्या हो जाएगा बोलना तो? -D/D प्लस D/U इजिकल टू क्या हो जाएगा? D/FE। बोलो -D/D क्या हो गया? -1 और D/UE का वैल्यू क्या हो गया? ME और इजिक्वल टू हो गया D/FE। तो ME कितना निकल गया बताइए? अब तो डायग्राम का जरूरत कुछ खास नहीं है हमारे पास में। हाँ, हालांकि मुझे है सेकंड केस के लिए, बट फिर भी देखो यहाँ पर इस प्लेस में मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, तो ME इजिकल टू क्या हो गया बोलना? थोड़ा इधर हम जगह निकाल के करते हैं। ME इजिकल टू क्या हो गया? 1+D/FE। तो अभी हम बोले थे ना थोड़ा देर पहले कि अगर आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम कर रहा तो तुम डायरेक्ट ME बराबर क्या लिख सकते हो? कभी अगर तुमको टाइम नहीं मिले और लगे कि ये फाइंड करने का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि आईपीस एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप और ME बराबर 1/D/FE। यही फार्मूला था ना थोड़ी देर पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब क्या करना, देखो लास्ट स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ MO एंड ME इन इक्वेशन 1। तो तुम्हारे पास 1 में क्या आया था? देखो 1 में तुम्हारा था मैग्नीफाइंग पावर इजिकल टू MO इंटू ME या ME इंटू MO। तो MO का -VO/UO और ME का 1+D/FE तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये फॉर्मूला हो गया। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? कहाँ ऑब्जेक्ट? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो, यानी कि इमेज बनेगा 25 सेंटीमीटर पर। नोट कीजिए, देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ओवरऑल हमारा मिल गया -VO/UO 1+D/FE। अब अगर हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस करेंगे तो आपको मालूम है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है, अब तुम सोचो कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप 100 टाइम्स इमेज बनाएगा बड़ा तो 25 सेंटीमीटर पर कैसा दिखेगा? मतलब ओवरऑल हमको इमेज वही अच्छा दिखेगा प्रैक्टिकल में जो कहाँ पर बने? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर बने। हम जैसा चाहें उतना डिस्टेंस पर बने, हमको क्लियरली विजिबल हो। तो प्रैक्टिकल में क्लियरली विजन के लिए नॉर्मल विजन नेसेसरी है। और ऐसे अगर हम पर्पस का बात करें, एक साइंटिफिक पर्पस या फिजिक्स का पर्पस, तो उसमें हम लोग 25 सेंटीमीटर को बनाते हैं इमेज। आ रहा बात समझ में? अब 25 पर बनाना भी तो कोई बैक्टीरिया है बहुत छोटा 25 पर बनेगा, हम देख लेंगे, अच्छी बात है। बट अगर हम काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं तो नॉर्मल विजन का केस ऑलवेज रखना। आपको करना क्या है, खुद से कर लेना है बस। देखो क्या चेंज करना, कुछ खास चेंज नहीं करना। इसमें क्या चेंज होगा देख लो। चेंज क्या होगा आप देख लो डायग्राम में। आपको ये करना, ये UO है, राइट है, अभी वही है। यहाँ पर ना ये जो इमेज बनेगा एक्चुअल में, ये इमेज अब फोकस पर बन जाएगा, आईपीस के फोकस पर। ये हमारा UE है, ये UE हो गया, ये VO हमारा रहेगा, FE हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया उसका FE। समझ गए बात को? FE हो गया। तो इस केस में FE जो है, अब ये फोकस पर इमेज बना, वो इमेज कहाँ बन गया? फोकस पर। अब देखो जब इमेज फोकस पर बनेगा तो ये इमेज जो A', B' है वो क्या करेगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए? आईपीस के लिए।
तो जब भी ऑब्जेक्ट होता है फोकस पर तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर। तो डेफिनेटली बस एफ ही हम यहाँ लिखे थे, एफ ही यहाँ कर दिया, यानी कि जो ए डैश बी डैश बना वो कहाँ बना, एफ ही पर बना। अब ये पीछे की तरफ बैकवर्ड हो गया और ये बैकवर्ड होने के बाद इन्फिनाइट पर बन गया, मतलब फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस में यही लिखना हर बार कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन माइक्रोस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल। जो हम लोग लिखे थे सिंपल माइक्रोस्कोप में वही लैंग्वेज होगा कि फाइनल इमेज जब इन्फिनाइट डिस्टेंस पर बनेगा तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल विजन बोलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे। और इस केस में देख लो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो एमओ इंटू एम ई होगा, और तुमको बता दे एमओ तो वही होगा माइनस वीओ बाई यूओ, लेकिन यूई क्या होगा, याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप डी बाई एफ होगा, डी बाई एफ, डी बाई एफ था ना जी, डी बाई एफ सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो डी बाई एफ ही हो गया। डैट मीन्स जो मैग्नीफाइंग पावर था वो डी बाई एफ ही हो गया, और जो तुम्हारा एम ओ वीओ बाई यूओ 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 ये वही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, आई में चेंज हुआ और डायग्राम में चेंज हो गया। एक और पॉइंट तुम यहाँ समझ लो, 1 मिनट में ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कभी कोई बोल देना कि फाइंड द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ क्या होगा। जनरली जो लेंथ निकालते हैं वो कहीं भी निकाल सकते हैं, 25 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस में या फिर नॉर्मल विजन में। जब भी लेंथ का कोई बात करे तुमसे ना कि लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या आपको कोई बोल दे टेलीस्कोप, इसके बाद वाले लेक्चर में अगले क्लास हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे। देखो इतना समझ लो कि जो लेंथ होता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, बस ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस होता है। इस ऑब्जेक्टिव के पहले कितना डिस्टेंस है और आईपीस के बाद कितना डिस्टेंस है वो नहीं, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो एक ऐसा पॉइंट खोजो ना दोनों लेंस के डिस्टेंस को कनेक्ट करते। जैसे देखो यहां से अगर यहां से यहां तक जाएं तो कौन है, वीओ, और अगर यहां से यहां तक जाएं तो कौन है, एफ ई या फिर यू ई। यहां तो एफ ई यू ई इक्वल हो गया। तो ऐसा लेंस के बीच का ऐसा दो पॉइंट ढूंढो जिसको मिलने से दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस हो जाए, चाहे वो 25 सेंटीमीटर का केस में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन हुआ, यहाँ से यहाँ वी ओ, और ये हो गया एफ ई, ये हो गया लेंथ, या फिर वी ओ और ये तुम्हारा क्या हो गया, यू ई, ये हो गया लेंथ। ठीक है, यू ई वी ई का इक्वल हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है लेंथ का मतलब, दोनों ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ऑलवेज उसके सामने रहेगा। हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का बात कर रहे हैं, और उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस बोल रहे हैं हम, वो माइक्रोस्कोप का लेंथ बोला जाता है। इस ऑब्जेक्टिव के पहले कितना लेंथ है और आईपीस के बाद कितना लेंथ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे बात समझ में, ये मतलब होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करो।